स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, CSIR नेट के PYQ की सीरीज में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के PYQ की का स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस वाली वीडियो में हम जून 2018 के PYQ देखेंगे, वो भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट बी एंड पार्ट सी बोथ, ओके, विथ एक्सप्लेनेशन। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन के ऊपर ये क्वेश्चन है। Egg involve calcium release from endoplasmic reticulum for cortical granules releasing and reactivation, and the major molecule responsible for the releasing of calcium from intracellular store is। अब देखो, कैल्शियम रिलीज करने के लिए हमें सिग्नलिंग भी पता है। सिग्नलिंग में कौन सा मोलिक्यूल्स है, कौन सा यहाँ पे है वो अफेक्ट करता है। जो ना पे पेल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता है, प्रोटोमिन्स नहीं होता है, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन नहीं होता है, ठीक है। इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3 होता है, हमें पता है, हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं। और देव बायो की तो पूरी सीरीज आई हुई है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर, आप चैनल पे जाके देख लेना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्लेलिस्ट। सो उसमें टॉपिक वाइज है वो पूरा समझाया हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन शायद ऐसा कुछ टॉपिक से वीडियो है। सो वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है हर एक टॉपिक। सो वो प्लेलिस्ट आप, अब तो एग्ज़ाम आ गया, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन देख लेना कभी भी। सो वहाँ पे हमने ये देखा था स्लाइड। यहाँ पे ये जो देखो स्पर्म है सी आर्चिन का, इसके ऊपर ये जो रिसेप्टर होता है, बाइंडिंग रिसेप्टर, ये अपने रिसेप्टर EBR1 रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद में यहाँ पे है वो रिसेप्टर एक्टिवेशन। बाद में जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है, PLC फोस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट होता है, जो कि PIP2 को DAG को अलग अलग कर देता है, और IP3 को है वो रिलीज करता है, जो कि यहाँ पे है वो अपना इंटरनली ER से हमें कैल्शियम है वो रिलीज कराता है, जो कि यहाँ पे ये रहे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, उसको रिलीज और रीएक्टिवेशन कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो IP3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सारा कुछ और भी डिटेल में बताया हुआ है, जैसे कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के फंक्शन, यहाँ पे OVOP UBX1 से यहाँ पे है वो H2O2 रिलीज होता है। फर्टिलाइजेशन एनवेलप को हार्डनेस प्रोवाइड होती है, जिससे है वो डबल फर्टिलाइजेशन या पॉली फर्टिलाइजेशन वो है रोका जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत कुछ है वो हमने पढ़ा था सी आर्चिन के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the observed phenotype in the ultrabiothorax UBX जीन। UBX जीन की बात कर रहे हैं। अल्ट्राबायोथोरेक्स जीन इज डिलीटेड इन ड्रोसोफिला। सो UBX यहाँ पे थोरेक्स रीजन में ये भी हमने पढ़ा था। सो उसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमने ड्रोसोफिला के बारे में भी उस प्लेलिस्ट में वीडियो, सो सारे टॉपिक के बारे में वीडियो। सो यहाँ पे इसमें ड्रोसोफिला में यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो लेबाइयल एंड प्रोसोपीडिया एंड डिफॉर्म्ड एंड सेक्स कॉम रिड्यूस जीन, ओके। एंड यहाँ पे T1 T2 T3 तीन थोरेसिक रीजन होते हैं। वहाँ पे T3 वाला रीजन है वो UBX होता है, अल्ट्राबायोथोरेक्स रीजन, ठीक है। T1 रीजन से 1 पेयर ऑफ लेग, T2 से 1 पेयर ऑफ विंग का फॉर्मेशन होता है, T3 रीजन से है वो हेल्टेयर का रीजन होता है। अब हमने T3 यानी UBX वाले रीजन को डिलीट कर दिया है, म्यूटेंट कर दिया है, तो अब क्या होगा, जो T2 वाला रीजन है वही है वो एक और T3 की रीजन की तरह और काम करने लग जाएगा। तो T2 तो पहले से एक पेयर ऑफ विंग बना ही रहा था, अब T3 की जगह T2 काम करने लग जाएगा, तो क्या करेगा, वो भी एक पेयर ऑफ विंग है वो बनाने लग जाएगा। तो वहाँ पे है वो विंग है, काइंड ऑफ 4 विंग हम कह सकते हैं, वो बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी है UBX को अगर म्यूटेंट कर देंगे तो T2 है वो T3 की जगह काम करने लग जाएगा, और 4 विंग यानी 2 पेयर ऑफ विंग है वो बन जाएंगे। अगर UBX को ओवर एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, म्यूटेंट कर दिया जाएगा, ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेशन कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो हेल्टर तो बन ही रहे थे 1 पेयर, एक और 1 पेयर हेल्टर और बन जाएगा। सो 4 हेल्टर है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है।
पे हमने ड्रोसोफिला के रिलेटिव और भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो बात किए थे यहाँ पे आगे, जैसे कि ये टोर्सो टोर्सो टोरपीडो वगैरह है, वो आगे इनके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। सो सारा आप है वो टाइम मिले तो कभी वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन या अच्छा इसके ऑप्शन देखते हैं डिलीट करने पर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है द थर्ड thoracic segment इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर सेकंड thoracic segment, बिल्कुल सही बात है, रिजल्टिंग इन ए फ्लाई विथ 4 विंग, सही है। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, सिंस इट स्पेसिफाइज द सेकंड thoracic segment, नहीं ये थर्ड thoracic segment बनाता है यूबीएक्स। सो सी क्या कह रहा है, सिंस इट स्पेसिफाई द थर्ड thoracic segment ए फ्लाई विथ 2 पेयर ऑफ हेल्टर, नहीं हेल्टर तो वो पहले से ही वो बना रहा था, अभी उसको म्यूटेंट करने पे 2 पेयर कैसे बनाएगा। सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिंस दिस जीन फेल टू बी एक्सप्रेस इन सेकंड thoracic segment से, वो तो पहले से ही थर्ड में कर रहा था, सेकंड में कैसे फेल होगा। सो द एंटीना स्प्रेड आउट इन द लेग, सो सेकंड से की तो हमने बात ही नहीं की थी, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एम्फीबियन डेवलपमेंट इज करेक्ट। ओके, सो एम्फीबियन डेवलपमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया है, सो क्या करेक्ट है। सो द ऑर्गेनाइजर is itself induced by the Newcomb center located in the dorsal most mesodermal cell, okay, and सो इसके बारे में भी अलग टॉपिक हमने बात की थी। ऑर्गेनाइजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं लगभग। सो इस बार भी आया था 2023 के जून में, 2022 दिसंबर 2023 जून मर्ज एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था ऑर्गेनाइजर से, ठीक है। सो ये देखो, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजर इंड्यूस न्यूक्लियर सेंटर, यहाँ पे देखो हमने बताया भी ये न्यूक्लियर सेंटर का जो लोकेशन है डोर्सल मोस्ट एंडोड्रम में होता है, नो कि डोर्सल मोस्ट मेसोडर्म में, ठीक है। सो डोर्सल मोस्ट इधर एंडोड्रम में है, वो इधर होता है। यहाँ पे सिग्नलिंग है वो बीटा केट की है वो चलती है, ठीक है, बीटा केट की चलती है। बीटा केट यहाँ पे सिमोइस एंड ट्विन जीन को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे यहाँ पे डोर्सल एक्सिस को फॉर्मेशन कराने में हेल्पफुल होता है। हमने देखा, सब कुछ देखा कि वेज डी है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, एंड इधर इधर वेंट्रल एरिया में है वो BMP4 है वो एक्सप्रेस करता है, जो कि थोड़ा सा ऊपर एंटीरियर पार्ट में है वो एक्सप्रेस होता है। BMP4 है यहाँ पे एक्टोडर्म में है, वो एक्टोडर्म वाले रीजन को बनाता है, लेकिन एक्टोडर्म की एपिडर्मिस को बनाता है। और जहाँ एंटीरियर पार्ट में, एक्टोडर्म वाले पार्ट में जहाँ पे BMP4 इनहिबिट रहता है, जहाँ पे BMP4 काम नहीं करता है, वहाँ पे है वो एक्टोडर्म न्यूरल फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ BMP4 रहता है वहाँ वहाँ है वो एक्टोडर्म एपिडर्मिस में कन्वर्ट रहता है, ठीक है, न कि न्यूरल ट्यूब में। सो वो सारा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा स्टेटमेंट देखें, सो द ऑर्गेनाइजर इज इटसेल्फ इंड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर सेंटर लोकेटेड इन द डोर्सल मोस्ट नॉट मेसोड्रम एंड एंडोड्रम होता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या है, द ऑर्गेनाइजर फंक्शन बाय सिक्रेटिंग प्रोटीन लाइक नोगिन कोर्डिन एंड फोलिस्टिन दैट ब्लॉक BMP, यहाँ पे है वो बीटा केट की हमने सिग्नलिंग देखी थी, जो कि BMP को वहाँ पे है वो ब्लॉक करती है, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी गलत। एंड सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ BMP एक्टिवेटर्स द एक्टोड्रमल सेल फॉर्म न्यूरल टिश्यू, नहीं न्यूरल टिश्यू वहाँ पे फॉर्म हो रहे थे जहाँ पे BMP4 नहीं था, जहाँ पे BMP4 नहीं था वहाँ पे न्यूरल ट्यूब था, ठीक है। एक्टोडर्मल ओरिजिन में ही BMP होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन ही न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कराता है, लेकिन वो पार्ट एक्टोडर्म का जहाँ पे BMP होता है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, और जहाँ पर एक्टोडर्म में BMP नहीं होता है वो वहाँ पे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक ही करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे है WNT सिग्नलिंग के बारे में बताया, ग्रेडियंट ऑफ बीटा केट along the anterior posterior axis of the neural
tube that appear to specify the regionalization of the neural tube. ओके, यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना, जो बी ऑप्शन है उसमें ऑर्गेनाइजर, जो यहाँ पे नोगिन कोर्डिन एंड फोलिस्टेज, वहाँ पे प्रोटीन जरूर होते हैं और वो बीएमपी को ब्लॉक भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो कि अदरवाइज वो डोर्सल के डोर्सल को स्पेसिफाई करेगा। बीएमपी को बोल रहे हैं कि अगर वो अदरवाइज अगर बीएमपी होगा तो वो डोर्सल को कर देगा, ठीक है, एक्सप्रेस, तो वो नहीं होता। बीएमपी है वो वेंट्रल को करता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें पार्ट सी, यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पार्ट सी की अगर हम बात करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का हम देख लेते हैं। So following statement were made regarding vulva development in C. elegans. ओके, सो वल्वा डेवलपमेंट के बारे में बताया और करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, सो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। And so the 6 vulva precursor cell are influenced by the anchor cell to form a equivalent group. ओके, सो ये भी सही है, 6 vulva precursor हमने देखा था। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंड ऑप्शन, सो द इन द लॉस ऑफ फंक्शन लिन-12 म्यूटेशन। सो लॉस ऑफ फंक्शन लिन-12 म्यूटेशन से क्या हुआ था, यहाँ पे वो वीपीसी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जो एंकर सेल्स है वो दोनों सेल्स है वो एंकर सेल्स ही बन के रह जाएगी। सो बोथ सेल यहाँ पे बिकम यूटेराइन नहीं होगा, यहाँ पे एंकर सेल होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और गेन ऑफ फंक्शन से है वो, यहाँ पे यूट्राइन वो टिश्यू बनते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंकर सेल, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन में सेकंड इसमें है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉय अर्ली इन डेवलपमेंट, सो यहाँ पे क्या होगा, वल्वा सेल है वो इंड्यूस नहीं होगी, बिकॉज एंकर जो सेल्स होती है वो यहाँ पे 6 वल्वा प्रिकर्सर को स्पेसिफाई करती है, ओके, यहाँ पे सिग्नलिंग देती है, ठीक है, लीन 39 एंड लेट 22, यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रोटीन्स देखे थे, ओके। सो द इन अर्ली डेवलपमेंट में अगर हम एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सो ऑल द 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल डिवाइड वंस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल। सो वो आगे है, वो कुछ प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल को का सिग्नल उनको नहीं मिलेगा, न कि सेकेंडरी वल्वा। सो यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल्स है वो बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो द एंकर सेल वेंट्रल या फिर वेंट्रल यूटेराइन प्रिकर्सर डिसीजन is due to notch delta mediated mechanism of restricting adjacent cell fat। यह भी हमने देखा था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 1 3 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 क्या है, द पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय द एंकर्ड सेल डायरेक्टली एक्टिवेट द नॉच डेल्टा पाथवे से। नो, डायरेक्टली नहीं करता है, पहले वो प्राइमरी जो पहले सबसे पहले सिग्नल जिसके पास पहुंचेगा वल्वा प्रिकर्सर सेल के पास, ये इधर ऊपर की तरफ है वो वेंट्रल सेल एंकरल सेल रहती है, नीचे वल्वा प्रिकर्सर सेल रहती है, ठीक है, यहाँ पे। सो जिस सेल के पास, जिस वल्वा प्रिकर्सर सेल के पास पहले सबसे ज़्यादा पहले वो सिग्नल पैराक्राइन सिग्नल मिलता है, वो प्राइमरी फैट है, वो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फैट ले लेती है, बाद में ये चलता है, ठीक है, डेल्टा नॉच मीडिएटेड पाथवे ये यहाँ पे चलता है, जो कि पास वाली सेल्स को है वो प्राइमरी ना बन के सेकेंडरी का फैट है वो देता है, ठीक है, प्राइमरी ये बन जाएगी, फिर टर्सरी है वो ये बन जाएगी, तो इस प्रकार से है वो बनती है, ठीक है। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देखो हमने यहाँ पे वल्वा डेवलपमेंट उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट है वो वीडियो है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे ये एंकर सेल है, यहाँ पे ये सी एलिगन है, और ये नीचे वाली वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है, ठीक है। सो यहाँ से एंकर सेल से काइंड ऑफ लिन 3 है वो, यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर है वो
यहाँ पे होता है, एंड वल्वा प्रिकर्सर सेल यहाँ पे है वो लेट 23 यहाँ पे है वो रिसेप्टर रहता है, ठीक है। सो जो कि एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। एंड हमने और भी देखा था, ये देखो जो 3 सेल्स है जिनमें से है वो एक प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, बाद में है जो टर्शरी जो होगी वो हाइपोडर्मस जो सेल्स है वो बनाती है। टर्शरी के बाद में जो सेल्स होती है वो हाइपोडर्मस सेल्स है वो बनाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे सारा कुछ हमने डिस्कस किया था, ठीक है। म्यूटेशन केस भी डिस्कस किया था। सो यहाँ पे देखो म्यूटेशन केस है वो डिस्कस किया था, ये रहे यहाँ पे। लिन 3 अगर है वो लेस अमाउंट में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे है वो ओनली एक ही वल्वा के पास है वो लिन 3 है वो एक्सप्रेस होगा, वहाँ पे ओनली प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल होगी, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। ये आप एक बार वीडियो रोक के है वो म्यूटेशन केस है वो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे हमने ये भी बात की थी वहाँ पे उस टाइम तो, कि यहाँ पे हाई लिन 12 जो कि ऑप्शन में था, जो हाई लिन 12 यहाँ पे ओवर एक्सप्रेस होने से यहाँ पे है वो बोर टिश्यू है वो फॉर्म करते हैं, यूटेराइन टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है हाई के फॉर्मेशन से यूटेराइन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एंड लो के फॉर्मेशन से ऑटोमेटिक है वो एंकर सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड हाई लेग 2 का अगर आ जाए ना, हाई लेग 2 का अगर फॉर्मेशन वो प्रोडक्शन आ जाए तो हाई लेग 2 से है वो एंकर सेल है वो होता है। हाई लिन 12 से यूटेराइन टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब रीजनरेशन इन सेलामेंडर, यहाँ पे है वो उसमें करेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो देखते हैं। सो ए फर्स्ट ऑप्शन इज ए नॉर्मल लिम्ब इज रीजनरेटेड आफ्टर एम्पुटेशन। सही है, तो रीजनरेशन आफ्टर एम्पुटेशन ही तो होता है। एम्पुटेशन मीन्स कोई भी जैसे कि चोट लगने से कोई ऑर्गन है वो डी अटैच हो जाता है बॉडी पार्ट से, जैसे कि छिपकली अपने घरों में जो छिपकली होती उसकी पूंछ होती है वो अलग हो जाती है, वो कट जाती है, उस कटने वाले एक्सीडेंट को हम बोलते हैं एम्पुटेशन। सो एम्पुटेशन होने के बाद में शुरू होता है रीजनरेशन, सही है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कट वाज मेड बिलो द एल्बो और थ्रू द ह्यूमरस, हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें रीजनरेशन है वो शुरू से भी वहाँ से कहाँ पे भी हो, एल्बो से हो चाहे एल्बो से यहाँ पे है वो ह्यूमरस में, सो वो कट है वो वहाँ से वो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन सही है। एंड बी की अगर हम बात करें, सो इट अकर बाई कंपनसेटरी रीजनरेशन, नहीं कंपनसेटरी रीजनरेशन तो अब बहुत ही मतलब ऐसा है कि कंपनसेटरी रीजनरेशन में तो पूरा ऑर्गन जैसे कि अगर कट गया, लिम्ब कट गया तो वो पूरा लिम्ब बन ही नहीं सकता। कंपनसेटरी रीजनरेशन तो अब जैसे ह्यूमन के लीवर में होता है, ठीक है। वो तो कंपनसेटरी रीजनरेशन तो क्या होता है, एक सेल है वो नई प्रकार की सेल को फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो तो बस ओनली ग्रोथ करती है, वही सेल है वो ग्रोथ कर लेगी और ग्रोथ करके कंपनसेट करेगी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन है, रीजनरेशन अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लास्टेमा which essential consist of unspecified multipotential progenitor cells। यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लास्टेमा सेल। ब्लास्टेमा सेल डज नॉट रिक्वायर नर्व और फैक्टर सिक्रेटिंग बाय द नर्व्स। तो यहाँ पे हमने देखा था अगर डीनर्वेटेड वो होगा तो वहाँ पे लिम्ब जनरेट ही नहीं होगा। सो नर्व तो यहाँ पे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर वो बचपन से ही अगर शुरू से ही अर्ली डेवलपमेंट से ही नर्व नहीं है यहाँ पे का नर्व उस सेल्स में नर्व जीन में म्यूटेट है तब तो हो जाएगा, लेकिन ये है वो नर्व है वो होना जरूरी है। डीनर्वेटेड में हमने म्यूटेशन केस देखा था, इसके ऊपर भी वीडियो है रीजनरेशन के ऊपर उसी प्लेलिस्ट में। सो सारा कुछ है उस प्लेलिस्ट में, आप देख लेना, डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अलग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो
Change in leaf morphology is observed during transition of vegetative to reproductive phase in several plants. The following statements are proposed to explain the above expression. ये प्लांट का कहाँ से आ गया बीच में? ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे है, उसमें है वो क्या बता रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट है, देखना है हमें क्या बताना क्या है। अच्छा आगे है क्या, आगे क्या है उसमें बताना है हमें, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं। पी ऑप्शन है कि अल्टरेशन इन द जीन कॉन्टैक्ट ऑफ लीव ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज फ्रॉम दोज ऑफ वेजिटेटिव फेज। सो इस स्टेटमेंट को एक बार होल्ड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डिफरेंशियल मेथाइलेशन, मेथाइलेशन तो जीन को रोकता है। सो डिफरेंशियल मेथाइलेशन पैटर्न ऑफ जीन इन्फ्लुएंसिंग, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंसिंग लीफ डेवलपमेंट एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाना चाह रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे इसको मेथाइलेशन है वो लीफ लीफ डेवलपमेंट वाले जीन को मेथाइलेशन कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्यों वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सो द म्यूटेशन इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट प्रिवेंट इट्स एसोसिएशन विद प्रमोटर एलिमेंट ऑफ जीन रेगुलेटिंग लीफ डेवलपमेंट, ओके। अब एक आप बात बताओ, म्यूटेशन कोई ऐसे ही कोई फिनोमेना थोड़ी है कि कोई भी ट्रांजिशन वगैरह, कोई भी प्लांट में डेवलपमेंटल का पीरियड आ रहा है, कोई भी जीन में म्यूटेशन कर दिया जाएगा। म्यूटेशन एक रैंडम फिनोमेना है, कोई भी ऐसे डेवलपमेंटल फेज में ऐसे म्यूटेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। म्यूटेशन कोई खेल थोड़ी है यार, तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट इनकरेक्ट होगा यार, ठीक है। सो यहाँ पे तभी तो हमने मेथाइलेशन का किया था कि मेथाइलेशन तो चलो एक प्रोसेस है, वो हो सकता है डेवलपमेंटल के फेज में मेथाइलेशन तो हो सकता है, लेकिन यार म्यूटेशन थोड़ी होगा, म्यूटेशन तो रैंडम फिनोमेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना स्मॉल आरएनए मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ ए होम्योटिक जीन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जी। स्मॉल आरएनए तो इंटरफेयर कर ही सकता है, ये तो खेल है ही ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एक तो एस हो जाएगा और अपना एक क्यू, ये दो ही हमने मिले हैं, ठीक है। और भाई अल्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, ये आप बात याद रखना। क्यू एंड एस कहाँ पे है, ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, ओके। डी यहाँ पे डिक्टोस्टीलियम डिस्कोइडियम, यहाँ पे इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। डिक्टोस्टाइलियम डिस्कोइडियम के बारे में उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सो बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट, ओके। सो उसके बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे स्टेटमेंट, अगर पहला स्टेटमेंट देखें, क्या बताना है हमें, करेक्ट बताना है या करेक्ट बताना है। सो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, एवरी एमेबा एट द टाइम ऑफ एग्रीगेशन हैज द पोटेंशियल टू मेक एंड रिसीव एंड रिले साइक्लिक एएमपी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एवरी अमीबा एक सिंगल सेल यहाँ पे है, वो साइक्लिक एएमपी को क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट भी कर सकता है, यहाँ पे उसके अंदर है वो रिसीव भी कर सकता है, रिले भी कर सकता है। और जैसे कि स्ट्रवेशन कंडीशन में ये होता है, स्ट्रवेशन कंडीशन में क्या होता है, वो खुद से है वो साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर साइक्लिक एएमपी है वो सीक्रेट करेगा। ये बहुत ही रेयर ये कंडीशन है डिक्टोस्टीलियम डिस्कोइडियम में, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइक्लिक एएमपी को है वो सिग्नलिंग चलाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर है वो साइक्लिक एएमपी को रिलीज करता है, जिससे क्या होगा, दूसरी जो सिंगल सेल अमीबा काइंड ऑफ सेल्स होती है उसको वो एक्सेप्ट करेगी, और ये बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि एग्रीगेट होके एक पॉलीमर या बोलूँ या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है। पहले ये सिंगल सेल होते हैं, बहुत ही अच्छा है, ये आप वीडियो देखना, ठीक है। सो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि ए सी बी म्यूटेशन म्यूटेंट
develop normally, but the spore form appear glassy and are unable to germinate। यहाँ पे हमने इन A C B सारे जीन के बारे में भी डिस्कस किया था और उनसे म्यूटेशन होने पे क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे A C B म्यूटेंट में यहाँ पे डेवलप तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन ये जो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि स्पोर फॉर्म है वो ग्लेसी अपीयर होता है एंड जर्मिनेशन है वो उसका नहीं होता है, तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हमने बात की थी। ठीक है, सो डिक्टोस्टीलियम डिस्कोडियम की यहाँ पे हमने बात की थी। यहाँ पे देखो जो ACA है यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट के ऊपर है। सो अगर ये म्यूटेंट होगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा। ACB यहाँ पे है वो एग्रीगेशन में भी हेल्पफुल होता है और साथ ही साथ लेटर डेवलपमेंट में ACB होता है। सो ACB अगर म्यूटेंट हो गया तो लेटर डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ACB अगर म्यूटेंट हो गया और लेटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। लेटर डेवलपमेंट में जर्मिनेशन होता है तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, और स्लगी सा है वो अपेयर होगा, ग्लासी सा अपेयर होगा। ठीक है, एंड अगर ACG की अगर हम बात करें, ACG का एक अलग ही रोल होता है। ACG क्या करता है, हाई ऑस्मोलैरिटी में है वो एक्टिवेट रहता है। ACG जो जीन है वो प्रोटीन है। ठीक है, जैसे कि 250 mm सुक्रोज कंसंट्रेशन हमने दे दी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, सो वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हाई हो जाएगी और हाई ऑस्मोलैरिटी में क्या होता है, ये जीन एक्टिवेट रहता है ACG जो कि जर्मिनेशन को रोकता है। ठीक है, ये जर्मिनेशन को रोकता है। यहाँ पे ACG अगर म्यूटेंट है या फिर ACG नहीं है तो क्या होगा, ये जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये लो ऑस्मोलैरिटी में है वो इनहिबिट रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने और भी डिस्कस किया था सारे के बारे में। ठीक है, सो जैसे कि एस और यहाँ पे है वो स्टॉल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सेल साइकिल स्ट्रवेशन एट एस फेज G1 और S और G2 जो कि सेल साइकिल की फेज होती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे सेल साइकिल स्ट्रव हो जाता है S फेज में एंड अर्ली G2 फेज में। स्टॉल डिफरेंशिएशन के टाइम यहाँ पे कैल्शियम हाई रहता है, DIF1 प्रोटीन रोल करता है, इसमें बीटा कैट को रोका जाता है। तो यहाँ पे सारे कुछ है वो डिटेल डिस्कस हमने की थी। और यहाँ पे साथ ही साथ रेग ए के बारे में भी लिखा हुआ है। रेग ए या फिर PDE जो कि है वो साइक्लिक MP को डिग्रेड करता है लेकिन इंट्रासेलुलरली। ठीक है, अंदर की तरफ, न कि एक्स्ट्रा सेलुलरली। ये सेल के अंदर होता है रेग ए। इंट्रासेलुलरली साइक्लिक MP को जरूर बिल्कुल है वो फॉस्फोडाइएस्टर PDE है रेग ए और डिग्रेड करता है साइक्लिक MP को इंट्रासेलुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेग ए इज एक्स्ट्रा सेलुलरली फॉस्फोडाइएस्ट्रेस तो है लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, एंड साइक्लिक MP कंटिन्यूसली सिक्रेटेड नहीं रहता है। ठीक है, उसको जब ज़रूरत होती है तो वो सिक्रेट करता है स्ट्रवेशन में एंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टोरपीडो इज नोन टू सर्व एज ए रिसेप्टर फॉर गुरकन and deficiency of the torpedo gene in Drosophila cause ventralization। okay, so because ये गुरकन है, गुरकन मॉलिक्यूल्स होता है, एक टोरपीडो एक रिसेप्टर होता है। टोरपीडो और गुरकन रिसेप्टर से एक सिग्नलिंग चलती है जो कि डोर्सल एक्सिस को फॉर्मेशन कराती है। ठीक है, डोर्सल एक्सिस को फॉर्मेशन कराती है। अगर ये टोरपीडो या फिर गुरकन म्यूटेंट होगा तो वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, डोर्सल नहीं बनेगा, वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यही कह रहा है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें द जर्म सेल प्रिकर्सर फ्रॉम ए वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो वर ट्रांसप्लांटेड इनटू एम्ब्रियो whose मदर कैरिड द टोरपीडो म्यूटेंट। ओके, एंड ऑल्सो द रिवर्स एक्सपेरिमेंट यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ जर्म सेल प्रिकर्सर फ्रॉम torpedo mutant into wild type embryo was done। okay, so the torpedo deficient germ cell develop into a wild type female। okay, so normal dorsoventral axis। ये कैसे हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है वो आगे हम देखेंगे। सो
while the wild type germ cell develop in a torpedo deficient female, so ventralization egg. Okay, so some of the following statement are drawn on the bow experiment and some from नॉन फैक्ट। नॉन फैक्ट, कुछ नॉन फैक्ट भी हमें हमारे पास होने चाहिए टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ टॉर्पेडो। सो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जाइगोटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्पेडो इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। नहीं, जाइगोटिक नहीं होगा, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। मैटरनल कंट्रीब्यूशन है वो एसेंशियल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमने एक्सपेरिमेंट में हमने बात भी की थी कि हमने टोरपीडो डेफिशिएंट या हमने है वो एम्ब्रियो लिया था और वो हमने ट्रांसप्लांट किया था वाइल्ड टाइप फीमेल में। तो वाइल्ड टाइप फीमेल में है वो ट्रांसप्लांट कर दिया तो क्या होगा? एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया, लेकिन यहाँ पे मैटरनल उसके पास जीन पहले से ही होते हैं वाइल्ड टाइप में, जो कि है वो आगे वो इसको सही करके है वो वाइल्ड टाइप का फॉर्मेशन कराएंगे, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन इसके एब्सेंस में भी है वो करा देंगे। यहाँ पे हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा भी था। सो यहाँ पे जाइगोटिक नहीं, मैटरनल जीन है वो एसेंशियल होता है। सो ऑप्शन ए कर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? मैटरनल कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्पेडो इज एसेंशियल, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड ऑप्शन इज सिंस टॉर्पेडो इज ए रिसेप्टर फॉर गुरकन, बिल्कुल करेक्ट है। एंड द फॉलिकल सेल सराउंडिंग द पार्ट ऑफ द oocyte where gurkans express, okay, it is likely that torpedo is expressed in follicle cells। ओके, तो यही हो गया, फॉलिकल सेल्स में ही तो होता है वो, ठीक है। फॉलिकल सेल्स में वो रिसेप्टर होता है, वहाँ पे वो गुरकन एक्सप्रेस होता है, तो बिल्कुल राइट। एंड द सेकेंड फोर्थ ऑप्शन इज गुरकन सिग्नलिंग इनिशियली डोर्सलाइज द फॉलिकल सेल, बिल्कुल डोर्सलाइज करता है गुरकन सिग्नलिंग which in turn send signal to organize the dorsal ventral polarity in oocyte। सो बिल्कुल ये तो हम बात कर ही रहे हैं, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आंसर है वो राइट, ऑप्शन राइट है। एंड फिफ्थ क्या कह रहा है? गुरकन सिग्नलिंग इनिशियली डोर्सलाइज द नर्व सेल विद विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इन oocyte। तो यहाँ पे हमें फॉलिकल सेल हमने कितनी बार देखा था? फॉलिकल सेल्स में होता है, न कि नर्व सेल। ओके, सो ये फिफ्थ आंसर है वो गलत हो जाएगा। सो फॉलिकल सेल में है वो आपका फैक्ट नॉन फैक्ट क्या होगा, ये आपको याद क्या रखना है इसमें कि फॉलिकल सेल्स में है वो एक्सप्रेस रहता है और मैटरनल जीन है वो एसेंशियल रहता है। सो ये दो बात आप याद करके ही रखना, आगे भी है वो इनसे है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना 2 3 4 ऑप्शन किसमें? ये रहा 2 3 4, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कितने क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, सो गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ डी शील्ड एंड बीटा कैट इन द डेवलपमेंट ऑफ सी आर्चिन। ओके, सी आर्चिन के बारे में पूछ लिया गया और हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। सो अभी बता देंगे इसका। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिसीव्ड, जो कि देखो बीटा कैट की ये सिग्नलिंग है, ये बीटा कैट का ये बीटा कैटेनिन अंदर होता है, बीटा कैट का एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। उसके साथ में है वो डिसीव्ड है वो को रिसेप्टर काइंड ऑफ है वो होता है। अंदर होता है जीएस के इसका इनहिबिटर होता है, ठीक है। बीटा कैट को रोक के रखता है, बीटा कैट को जीएस के रोका रखता है। अब WNT इसका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब आता है रिसेप्टर के ऊपर, ये एक सेल है, रिसेप्टर के ऊपर WNT जब आता है, यहाँ पे डी सेल्ड, यहाँ पे एक्टिवेशन वगैरह होता है और ये इसको
यहाँ पे जीएसके को रोका जाता है, जीएसके रोकने के बाद में बीटा कैट है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो इस प्रकार की सिग्नलिंग होती है। सो अब देखें, सो डीसील्ड इज लोकलाइज इन द वेंट्रल कॉर्टेक्स ऑफ द oocyte before fertilization and in the region of the 16 cell embryo about to become the micromere, ओके। सो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले जो डीएसएस है, जो डीसील्ड है, वो वेंट्रल कॉर्टेक्स की तरफ है, वो होता है यहाँ पे oocyte में। सो जैसे कि ये oocyte है, यहाँ पे होता है 10, इसके बाद में एक सेल से जाइगोट बनता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से वहाँ पे हमने देखा 3 सेल, 4 सेल, यहाँ पे फर्दर है वो डिवीज़न होते रहते हैं। एंड नीचे वाली जो सेल्स है वो माइक्रोमियर बनती है, ठीक है। सो माइक्रोमियर बनती है, माइक्रोमियर की तरफ है वो यहाँ पे है वो डीसेल्ड है वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल ही करेक्ट है। देन ऑप्शन आता है डीसेल्ड इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ द oocytosis ड्यूरिंग द oogenesis। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि वेंट्रल कॉर्टेक्स पे यहाँ पे होता है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि बीटा कैटेनिन accumulates predominantly in the micromere and somewhat in the Wes 2 tier, ओके। Wes 1 Wes 2 वहाँ पे जो टी है वेजाइटल जो फेज है वो Wes 1 एंड Wes 2, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा वो उस डायग्राम में भी। सो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे एक्यूमुलेट है वो माइक्रोमियर में ही होगा। यहाँ पे भी हमने देखा कि माइक्रोमियर की तरफ अगर वो है तो डीसील्ड है, डीसील्ड अगर माइक्रोमियर की तरफ है तो वो बीटा कैट को है वो फ्री कराएगा, ठीक है, एक्टिवेट कराएगा, जिसे है वो जीएसके ने रोक रखा था, वो बीटा कैट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा माइक्रोमियर की तरफ, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ ऑप्शन इज ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ lithium chloride does not allow the accumulation of beta catenin in the nuclei of the blastema cell and the animal cell thus become specified as ectodermal and mesodermal, ओके। सो यहाँ तक तो फिर भी स्टेटमेंट हमें वो सही लगता है, लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल्स की बात है वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वेजाइटल सेल्स की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो बीटा कैटेनिन उधर ही है वो एक्सप्रेस रहता है, ठीक है। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज व्हेन बीटा कैट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग द न्यूक्लियस, ओके। एंड अगर उसको रोका जाएगा न्यूक्लियस में एंटर होने से बीटा कैटेनिन को, सो द एम्ब्रियो डेवलप एज ए सिलिएटेड एक्टोडर्मल वॉल, ओके। सो वो सिलिएटेड एक्टोडर्मल वॉल का फॉर्मेशन है वो कराएगा अगर बीटा कैट है वो नहीं इंटर होगा इन न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो 1, 3 एंड 5 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, हमने एक प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। मेरे को नोट्स है वो मिल नहीं रहा, मैंने ढूंढा अभी, लेकिन इसके ऊपर भी है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो भी आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी से आ गया, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो इसके भी देख लेते हैं। रिगार्डिंग प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन के ऊपर है ये। सो यहाँ पे हमें पता ही है कि जो पैथोजन होते हैं, जैसे कि पैथोजन है ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, यहाँ पे ये पैथोजन है। सो पैथोजन जैसे पास में आके कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है वो सीक्रेट करते हैं, जो कि यहाँ पे है वो एक्सेप्ट होते हैं, प्लांट के अंदर है वो एक्सेप्ट होते हैं। आर रेजिस्टेंस कोई प्रोटीन होता है उस वो रिकॉग्नाइज है वो करता है, इसको रिकॉग्नाइज करके आगे है वो अंदर है वो सिग्नलिंग होती है। और इसमें भी है वो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सिग्नल होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है, ठीक है। अंदर होते हैं जो कि प्लांट के पार्ट जो कि पैथोजन एंड माइक्रोब्स एसोसिएटेड पैटर्न को है वो रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे है वो पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को है वो ट्रिगर्ड करते हैं, ठीक है। प्लांट के अंदर पीटीआई को है वो
इम्यूनिटी को है वो फॉर द डिफेंस के लिए, ठीक है। सो डिफेंस माइक्रोब्स के डिफेंस के लिए है वो पीटीआई है वो ट्रिगर्ड है वो होता है, ठीक है। एंड पीटीआई से पहले यहाँ पे है वो इफेक्टर मॉलिक्यूल से है वो ईटीआई यानी कि इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है वो ट्रिगर्ड वो होती है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। एंड अगर हम इसके बारे में बात करें जैसे कि यहाँ पे आगे आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, हमें करेक्ट बताना है। सो द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर पीआरआर अपॉन रिसीविंग पैथोजन और माइक्रोब एसोसिएटेड पैटर्न PM and MAMPs activate plant defense resulting in pattern triggered immunity। ओके, सो ये ट्रिगर्ड होती है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड क्योंकि अगर हम बात करें ऑप्शन नेक्स्ट, सो AVR-PTO इज ए रेजिस्टेंट जीन। AVR-PTO एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है टोमेटो के अंदर, रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है इंडिविजुअल। सो AVR प्रोटीन इज इन टोमेटो दैट एक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेनिक अटैक बाय द बैक्टीरियम स्यूडोमोनास syringae टोमेटो। सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है आगे वाला, लेकिन जो शुरू में ये जो है कि रेजिस्टेंट जीन होगा, आर जीन होता है ये AVR-PTO। सो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। AVR-PTO एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्रोटीन होता है, 3 हेलिक्स एक प्रोटीन होता है जो कि अपने साथ एक PTO एक रेजिस्टेंट जीन का एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो रखता है। AVR-PTO कुछ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होता है, ठीक है। हालांकि ये भी डिफेंस में है वो हेल्पफुल होता है, बहुत केस स्टडी है इसकी, एक दो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा काइंड ऑफ, बिकॉज ये रेजिस्टेंस जीन नहीं है इंडिविजुअल, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, so the effector molecules produced by pathogen is recognized by resistant gene। ओके, सो हमने देखा था पहले भी कि ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है आर जीन से, प्रेजेंट इन द प्लांट रिजल्टिंग इनटू ए डिफेंस स्ट्रेटेजी नोन एज इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ईटीआई को है वो ट्रिगर्ड कहते हैं। सही है ये ऑप्शन, ठीक है। तो P एंड R है वो सही हो जाएगा, जहाँ कहीं भी Q है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा एंड ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे PR है वो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर्ड इन प्लांट ड्यूरिंग पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी आर यूजुअली स्ट्रोंगर देन दोज ड्यूरिंग ETI। नहीं, ये स्टेटमेंट है वो नहीं निकल के आता है यहाँ पे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड देन अगर हम लास्ट 71 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो द characterize the mechanism by which heat stress in receiving Arabidopsis। A team of research fused a heat shock promoter with luciferase gene transgenic plant। ये प्लांट के बीच में कैसे आ गए, सो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक हीट शॉक टीम रिसर्चर्स हीट शॉक प्रमोटर है, ये प्रमोटर हीट शॉक का है, यहाँ पे फ्यूज कराया जा रहा है विथ जीन ऑफ ल्यूसिफेरेंस जीन है, ये ल्यूसिफेरेंस जीन है, इसके साथ में प्रमोटर ऑफ हीट शॉक प्रमोटर का है वो एक्सपीरियंस हम वो फ्यूज करा के ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग promoter and luciferase fusion are raised and such plant revealed strong luciferase expression upon heat stress। ओके, बिकॉज हीट स्ट्रेस होगा तो यहाँ पे प्रमोटर ऑन होगा, और प्रमोटर ऑन होगा तो जीन ल्यूसिफेरेंस का ऑन हो जाएगा, जिससे वो हाई ल्यूसिफेरेंस एक्सप्रेशन होगा, तो बिल्कुल सही। एंड but they showed no expression under unstress कंट्रोल कंडीशन। ओके, सो कंट्रोल कंडीशन अनस्ट्रेस में यहाँ पे ये प्रमोटर ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के कारण ल्यूसिफेरेंस जीन ऑफ रहेगा, ठीक है। Subsequently, so these transgenic plant were mutagenized by EMS and seeds
from F2 generation were obtained. To analyze the downstream positive regulator of heat stress, the researcher should analyze seedling that are सो क्योंकि हमने EMS से म्यूटेजनाइज्ड भी कर दिया और F2 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस प्लांट की हम बात नहीं कर रहे हैं जिसको हमने ट्रांसजेनिक बनाया है। उसके बाद में जो F2 जनरेशन आएगी, ठीक है, F1 के बाद में F2 जनरेशन, उसकी बात कर रहे हैं। सो उसमें ये कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो कोई ल्यूसिफेरेंस एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्ट्रेस। ओके, सो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। देन द 72 option. So two near inbreed parental line P1 and P2, okay, of the angiosperm species are crossed to produce F1 seed, okay, in which the ploidy of the endosperm is 6n endosperm की ploidy है। If plant generated from the F1 seed are back cross with P1, so back cross F1 का back cross हम कराना है हमें P1 किसी एक पेरेंटल के साथ में, ओके, and so what will be the ploidy of the somatic cell in next generation। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म की उसने बात की है, एंडोस्पर्म की बात की है। सो एंडोस्पर्म में है वो एंडोस्पर्म में क्या होता है, वहाँ पे एक है वो यहाँ पे एक है वो मेल गेमिट होता है एंड दो है वो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। सो 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है एंड एक है वो मेल है वो गेमिट होता है। सो इस प्रकार से वो 3n है वो एंडोस्पर्म की कंडीशन हम देखते हैं, जनरली हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं 3n एंडोस्पर्म, आपको याद होगा अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे, ठीक है। सो 3n यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से, अगर ऐसा कुछ आपने है वो देखा होगा। सो यहाँ पे 3n एंडोस्पर्म कंडीशन नॉर्मली होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गेमिट है वो होता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में दिया हुआ है हमें कि 6n एंडोस्पर्म है, ठीक है। सो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें 6n एंडोस्पर्म है, 6n एंडोस्पर्म है, इसका मतलब यहाँ पे 2 मेल गेमिट है प्लस में 4n पोलर न्यूक्लियाई है। सो यही कंडीशन है वो आगे है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है और सोमेटिक सेल्स में, सोमेटिक सेल ओनली में बात की है। सो सोमेटिक सेल में है वो 4n कंडीशन है होएगी एंड जो गैमेट्स है वो 2n यहाँ पे अलग है वो हो जाएंगे। सो यहाँ पे 4n है वो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए हैं डेव बायो के। कौन सा ईयर है ये, जून 2018 के पार्ट बी एंड पार्ट सी विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट ज़रूर करना यार, आते ही नहीं है वी भी नहीं आते, 1-2 वी आते। तो अगर आपने देखा है संयोगवश तो कमेंट कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल के ऊपर डेव बायो की पूरी बढ़िया से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, इवोल्यूशन की भी बनाई हुई है और CSIR नेट की ये बन रही है प्ले लिस्ट, ओके। सो वो भी चेकआउट कर लेना। बाय बाय।